Hello bachcho, how are you? Myself Talar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today we are going to discuss our new chapter, that is chapter number 1, physical world. बच्चों आज हम हमारे क्लास 11 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमें फिजिकल वर्ल्ड में कितनी बातें करनी है, व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर, वो सबसे पहले हम बात करेंगे। तो बच्चों आज हम फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में हम फिजिक्स की कितनी ब्रांच है, हमें 11 साइंस में कितनी ब्रांच स्टडी करनी है और 12 साइंस में कितनी ब्रांचेस स्टडी करनी है, फिजिक्स का स्कोप कौन से हैं, और यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस में हम 4 फंडामेंटल फोर्स की बात करेंगे और 4 कंजर्वेशन लॉ की बात करेंगे। ओके, दिस आर द टुडेज की पॉइंट्स। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फिजिक्स, कि फिजिक्स भाई क्या है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, फिजिक्स इज द लॉ एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितने भी फिनोमिना, जितने भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं, उसके पीछे का उसको एक्सप्लेन करता हुआ जो प्रिंसिपल है और वी कैन से कुछ लॉज है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिक्स बोलेंगे। इट टेल्स अस हाउ एंड व्हाई थिंग्स बिहेव्स एज दे डू एंड हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ थिंग्स। बच्चों इस सेंटेंस को ध्यान से सुनना या तो ध्यान से रीड करना। इट टेल्स अस, दैट इज फिजिक्स टेल्स अस हाउ एंड व्हाई things behaves as they do and helps us to predict the future of things। कोई ऑप्टिकल फिनोमिना अगर हो रही है तो उसके पीछे का क्या रीजन है, that is why and how। अगर हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, उस सभी की जो स्टडी है उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, फिजिक्स बोलेंगे। और विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स हम उस ऑब्जेक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट, सब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर को विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स, मैं जस्ट इसको रिलीज करूंगा तो होगा क्या, ये जो मार्कर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन में आ जाएगी। ओके, तो उसके पीछे का रीजन है वो हमें पता है, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के पास ऐसा कोई अट्रैक्टिव फोर्स है जो इस मासिव ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो मार्कर है वो जिसको हम किसी हाइट से रिलीज करते हैं तो उसके पीछे का रीजन मींस इस मार्कर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन में आ जाएगी, तो उसके पीछे का रीजन हमें पता चल गया। ओके, एंड हाउ के पीछे का रीजन क्या है बच्चों, ये जो मार्कर है वो स्टेडी पोजीशन से हम यहाँ से इसको फ्री फॉल कराएंगे तो वो स्टेडी पोजीशन में कुछ मोशन में आ जाएगी, मींस वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन करेगी। और बच्चों उसी सेंटेंस में यहाँ पे लिखा है एंड हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ थिंग्स। हम ये जो मार्कर है उसके जो फ्यूचर है, मीन्स फ्यूचर में ऐसा अगर होगा तो उस पे से हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें न्यूटन साहब ने हमें जो दिए हैं वो लॉज ऑफ मोशन हमें पता है और हमें मोशन के इक्वेशन भी पता है, तो अगर हम कोई 20 फ्लोर की हम किसी बिल्डिंग पे चले जाए और मैं इस मार्कर को वहां से फ्री फॉल कराऊंगा तो ये मार्कर कितने टाइम में ग्राउंड से हिट होगी, और जब ये मार्कर ग्राउंड से हिट होगी तब उसकी वेलोसिटी क्या है वो इस मार्कर का फीचर हो गया, वो हम विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमें इसका एक्सपेरिमेंट करना जरूरी नहीं है कि इस मार्कर को हम 20 फ्लोर की एक बिल्डिंग पे जाएंगे, उसको फ्री फॉल कराएंगे, जब हम इसको रिलीज करते हैं तब से वो मार्कर ग्राउंड पे
हिट करेगी तब तक का जो उसका जो टाइम है, टाइम इंटरवल है, वो हम मेज़र करने जाएंगे। बच्चों हम ऐसा नहीं करते, हम विद द हेल्प ऑफ सम इंफॉर्मेशन वी कैन डायरेक्टली प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ दिस मार्कर। इस मार्कर का जब ग्राउंड को हिट करेंगे तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एंड जब हम इसको रिलीज करते हैं तब से लेकर जब वो ग्राउंड को हिट करती है तब तक का जो टाइम इंटरवल है वो भी हम विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, चलो अब देखो, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर। हमारे आसपास जो भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। और कई साइंटिस्ट, अगर इफ यू टॉक अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो, तो बच्चों ये सब फिजिसिस्ट तो थे, बट उसके साथ साथ वो फिलोसोफर भी थे। तो फिजिक्स इज अ काइंड ऑफ फिलोसॉफी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि फिजिक्स एक फिलोसॉफी है? हमारे आसपास जो भी कुछ होता है वो किसके थ्रू होता है, फिजिक्स, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। सो किसकी हेल्प से स्टडी कर सकते हैं हम, फिजिक्स की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। सो वो क्या हो गई, एक फिलोसॉफी जैसी हो गई। सो फिजिक्स इज अ फिलोसॉफी। एंड हमने यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिखा है, क्या लिखा है, फिजिक्स इज अ लव। अब लव कैसे हो गया भाई, हम जहां भी फिलोसॉफी लगाएंगे वहां लव की बात आएगी। ओके, तो आप अगर फिजिक्स को लव करने लगोगे, ओके, इफ यू फॉल इन लव विद फिजिक्स देन तब ही आप फिजिक्स को समझ सकते हो। अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि सर हमें तो फिजिक्स का जो कंसेप्ट है, फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो तो हमें पता ही नहीं चलता कि इस न्यूमेरिकल को कैसे भी हम सॉल्व करें, इस कंसेप्ट को हम कैसे याद रखें। तो बच्चों आपको फिजिक्स के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। आप अगर फिजिक्स के कांटेक्ट में रहने लगोगे तब, एंड आप जब फिजिक्स के साथ लव में पढ़ोगे तब आपको फिजिक्स इजी लगने लगेगा। ओके, तो फिजिक्स का हमने खुद से एक क्या नाम दिया है, फिजिक्स इज अ लव। अब बच्चों हमने बात की कि फिजिक्स इज अ फिलोसॉफी, फिजिक्स एक फिलोसॉफी जैसा है। तो एक ग्रेट अमेरिकन साइंटिस्ट और अमेरिकन फिजिसिस्ट एंड फिलोसोफर थे, उसका नाम क्या है, मिचियो केकू। उसने क्या किया, उसने एक सेंटेंस दिया, उसने कहा इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर, अगर आपको फ्यूचर को समझना है तो सबसे पहले आपको फिजिक्स समझना पड़ेगा। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स यू हैव टू if you want to understand the future then you have to understand physics first। अगर आपको फ्यूचर को अंडरस्टैंड करना है, फ्यूचर को समझना है, तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको सबसे पहले फिजिक्स को समझना पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स को समझ गए तो आप किसी थिंग का, किसी ऑब्जेक्ट का जो फ्यूचर है वो आप इजीली अंडरस्टैंड या तो समझ सकोगे। अब बच्चों हम यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स की बात करते हैं। हमने अब तक 9th स्टैंडर्ड में एंड 10th स्टैंडर्ड में बहुत तरह के फोर्सेस देखे। फ्रिक्शन फोर्स देखा हमने, स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला टेंशन फोर्स हमने देखा। अगर कोई फ्लूइड किसी सरफेस पे अगर मोशन में है तो इस फ्लूइड के मोशन के वो अपोज करता हुआ एक विस्कस फोर्स लगेगा, वो भी हमें पता है। मीन्स बच्चों इन सभी फोर्सेस को मिला के कुछ ऐसे मिनिमम फोर्सेस को इंट्रोड्यूस किया जाए जिसकी हेल्प से हम सभी फोर्स को समझ सकें। तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। सभी फोर्सेस को मिला के हम मिनिमम कुछ फोर्सेस को इंट्रोड्यूस कर दे। विद द हेल्प ऑफ दैट मिनिमम फोर्सेस वी कैन अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो बच्चों इस हमारे पास नेचर में सिर्फ 4 ही फंडामेंटल फोर्सेस हैं। उसमें से फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड फंडामेंटल फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ फंडामेंटल फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स।
बच्चों हम सभी फोर्सेस को, सभी फंडामेंटल फोर्सेस को हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों हम यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सिर्फ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास एक चैप्टर है, हमारी एनसीईआरटी वालों को ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना अच्छा लगा कि उन्होंने एक पूरा चैप्टर ही बना दिया। ओके, तो हम चैप्टर नंबर 8 जब स्टडी करेंगे तो चैप्टर नंबर 8 क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। अब हम यहाँ पे हम सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक्सप्लेन ही करेंगे। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है और किस पे लगता है, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है। अगर किसी बॉडी का मास होगा, अगर किसी बॉडी का मास प्रेजेंट है तब ही उस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए सबसे पहले नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या है, उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का मास होना जरूरी है। मासलेस कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं मास इज अ फंडामेंटल और वी कैन से नेसेसरी प्रॉपर्टी फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड वन, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगता है और कब लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन एनी टू मासेस इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के, या तो हम स्पेस की बात कर लें, अब यूनिवर्स की बात करें या तो स्पेस की बात करें, सभी वो मासिव ऑब्जेक्ट और सभी वो ऑब्जेक्ट जिसका मास प्रेजेंट है उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। यहाँ पे ये दो मार्कर के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, लग रहा है। इस मार्कर और मेरे बीच में भी लग रहा है, मेरे और इस व्हाइट बोर्ड के बीच में भी लग रहा है, मेरे और वी कैन से इस मार्कर के और आप जिसमें मेरा वीडियो अभी अब देख रहे हो तो उस आपके मोबाइल स्क्रीन और इस मार्कर के बीच में भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अभी। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों हमने स्टैंडर्ड 9 में ऑलरेडी लर्न किया है कि अगर किसी बॉडी को, अगर किसी दो मासिव ऑब्जेक्ट को r जितने डिस्टेंस पे सेपरेट किया जाए तो उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड को हम Fg, that is gravitational force, is equal to G m1 m2 divided by r square फॉर्मूला के बेस पे फाइंड कर सकते हैं, where G is universal gravitational constant, m1 that is the mass of first object, m2 is the mass of second object, and r is distance between the center of two masses। हमने जो मासेस के बीच में लग रहे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, उस दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से सेंटर तक का हमें डिस्टेंस मेजर करना है और ये जो r है वो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस है। With the help of this formula we can measure or we can calculate the magnitude of gravitational force acting between that two objects। अब बच्चों अगर हम स्ट्रेंथ की बात की जाए, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि वीक फोर्स है, तो बच्चों हम जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बात करेंगे उस सभी फोर्सेस के से सबसे वीकेस्ट, सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। सभी फंडामेंटल फोर्सेस के में से सबसे वीक फोर्स कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। ओके, चलो अब ध्यान से सुनना।
ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितने दूरी तक, कितने डिस्टेंस तक एक्ट कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे इंडिया में हैं और एक खूबसूरत लड़की, एक खूबसूरत एकदम चार्मिंग गॉर्जियस लड़की अमेरिका में है, तो आपके बीच में और वो अमेरिका में जो मस्ट ब्यूटीफुल गॉर्जियस लड़की बैठी है, उन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स अब आप देखते हो तब एक्ट कर रहा है। इफ यू टॉक अबाउट द मासिव ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अर्थ और सन की बात करें तो अर्थ एंड सन के बीच में भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत लार्ज है। फॉर एग्जाम्पल वो अप्रॉक्सीमेटली इनफाइनाइट जैसा है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज है वो इनफाइनाइट रेंज है। मीन्स कि वो बहुत दूर तक लार्ज डिस्टेंस से फोर्स है, लार्ज डिस्टेंस पे भी एक्ट कर सकता है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स। एंड सबसे अच्छी बात यह है ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर एक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं है। वैक्यूम में भी लगेगा, पानी में भी लगेगा, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वैक्यूम में जितना लगेगा उतना ही पानी में लगेगा, उतना ही माइका में लगेगा। इफ़ यू टॉक अबाउट एनी मीडियम, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो सभी मीडियम में सेम रहेगा। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स है, उसे मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। और बच्चों एक बात और ध्यान में रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स सभी मीडियम में सेम क्यों लगता है, तो उसका एक रीज़न ये है कि यहाँ पे हम जब ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं, जो हमें न्यूटन साहब ने दिया है, उस फार्मूले में ये जो g है, देन ये g है वो किसके लिए स्टैंड करता है? दिस g स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आप किसी भी मीडियम ले लो, उस मीडियम में ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो ये जिसकी g की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 जितनी रहेगी। सो आप कोई भी मीडियम ले लो, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। सो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स है। अब बच्चों हमने ये क्या लिखा है वो हम बाद में बात करते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेकंड फंडामेंटल फोर्स, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। और बच्चों ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो हमें हमारे सिलेबस में स्टडी नहीं करना है। हाँ, हम बहुत कम 12 साइंस में बात करेंगे जब हम न्यूक्लियस एंड एटम की बात करेंगे। हमारा चैप्टर ही है। हम जब न्यूक्लियर साइंस की बात करेंगे उसमें हमारे पास बीटा एमिशन और वी कैन से बीटा डिके प्रोसेस की बात करेंगे, तब हम इस वीक न्यूक्लियर फोर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे बहुत रेयर केस में वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगता है? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल्स। अब बच्चों ध्यान में रखना, ये न्यूट्रिनो क्या है? न्यूट्रिनो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जैसा एक पार्टिकल ही है, बट न्यूट्रिनो चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल है। ध्यान से सुनना, ये जो न्यूट्रिनो है वो कब निकलता है, कब जनरेट होता है? तो बच्चों जब बीटा डिके प्रोसेस होती है, जब कोई हाई हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है, उसमें से कुछ बीटा पार्टिकल एमिट करता है। इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल का मीनिंग क्या है? बीटा प्लस और बीटा माइनस है। बीटा प्लस डीके भी हो सकता है, बीटा माइनस डीके भी हो सकता है। जब हम बीटा प्लस डीके की बात करें तब न्यूक्लियस
प्रोटॉन जैसा ही पार्टिकल जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, दैट इज पॉजिट्रॉन एमिट करेगा, उसको हम बोलेंगे बीटा प्लस डीके। और जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा माइनस डीके। अब बच्चों एक दूसरी बात, जब बीटा प्लस डीके होगा मींस जब न्यूक्लियस अपने में से कुछ पॉजिट्रॉन को एमिट करेगा तो उसके साथ साथ न्यूट्रिनो भी एमिट होते हैं। और जब न्यूट्रिनो एमिट होते हैं तो वो न्यूट्रिनो कुछ पार्टिकल्स के साथ कुछ फोर्स एक्ट लगाते हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल्स। अब हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात कब करेंगे, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट ओनली इन बीटा डीके। जब बीटा डीके प्रोसेस होगी तभी हम इस वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करेंगे। हमें फिलहाल स्टडी नहीं करना है, हम 1 ईयर के बाद आप जब 12th साइंस में आ जाएंगे तब हम एटम्स एंड न्यूक्लियस वाले चैप्टर में ये वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब बच्चों ध्यान में रखना, जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है, दैट इज लॉन्ग रेंज फोर्स है, वैसे वीक न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। बच्चों इस फोर्स के नाम में कुछ छुपा हुआ है, वीक न्यूक्लियर, दैट मीन्स न्यूक्लियस के रिलेटेड है। तो न्यूक्लियस बहुत कम होता, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। एटम के हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वो बहुत छोटा होता है, नियर अबाउट 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर, बहुत छोटा। कैन यू इमेजिन, एकदम छोटा होता है। तो वो कितने रेंज तक एक्ट कर सकता है, शॉर्ट रेंज फोर्स है वो ओनली 10⁻⁻15 मीटर से लेके 10⁻⁻14 मीटर से लेके 10⁻⁻15 मीटर तक लग सकता है। सो ये हो गई रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। आपको 1 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो 10⁻⁻14 मीटर से लेके 10⁻⁻15 मीटर तक, और ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स हो गया, ओनली न्यूक्लियस में ही लगता है। चलो इसके बारे में हम बाद में लर्न करते हैं। थर्ड फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट कंडीशन थी कि अगर किसी बॉडी का मास होगा तभी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वैसे ही बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट कंडीशन है अगर किसी बॉडी पे चार्ज होगा, क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, तभी उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग सकता है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज, हमने यहाँ पे चार्ज लिखा है तो आपको यहाँ पे समझना है वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। सो अगर किसी बॉडी का चार्ज होगा तभी उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर सकता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट बिटवीन 2 चार्जेस। अगर 2 चार्जेस हो गए तो उसके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर सकता है। बच्चों हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में बात की, अगर 2 मासिव ऑब्जेक्ट को r जितने डिस्टेंस पे सेपरेट किए जाए तो उस दोनों पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हम Fg इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइडेड बाई r² फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला हमें दिया सर आइजैक न्यूटन ने। वैसे ही बच्चों अगर किसी 2 चार्जेस को r जितने डिस्टेंस पे सेपरेट किए जाए किसी मीडियम में, तो उन दोनों पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दोनों एक दूसरे पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें कुलम नाम के साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला है Fe, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल is equal to K Q1 Q2 divided by r², where K is the Coulombian constant, or we can say electric force
कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब बच्चों देखो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग डिस्टेंस तक लगता है, वैसे ही ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो भी लॉन्ग डिस्टेंसिव और वी कैन से लॉन्ग रेंज फोर्स है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लग सकता है। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बच्चों स्ट्रॉन्ग फोर्स है। कैसा फोर्स है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। किससे स्ट्रॉन्ग है? ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग है एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जैसे दो मासिव ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है, वैसे ही बच्चों दो चार्जेस को हम जब r जितने डिस्टेंस पे सेपरेट करते हैं तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स है। फोर्स लगने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है। अब बच्चों देखो, हमने यहाँ पे बात की कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक मासिव ऑब्जेक्ट दूसरे मासिव ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा वो ऑलवेज नेचर में अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होगा। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के एक टुवर्ड्स ईच अदर मूव करना चाहेंगे। बट एक्चुअली ध्यान से सुनना, ये मार्कर का कुछ मास है, इस मार्कर का भी कुछ मास है। अगर मैं दोनों मार्कर को r जितने डिस्टेंस पे सेपरेट कर दूं तो इन दोनों मार्कर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा। और हमने तो ऐसी बात की कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसका नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। तो ये मार्कर इस मार्कर के क्लोज आनी चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए, बिकॉज अगर इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव टाइप का होगा तो दोनों एक दूसरे टुवर्ड्स ईच अदर मोशन करना चाहेगी। बट बच्चों दोनों एक दूसरे टुवर्ड्स ईच अदर मोशन नहीं करती, बिकॉज उसका एक रीज़न है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम मैग्नीट्यूड का होगा, जिसकी वजह से ये मार्कर इस मार्कर की तरफ और ये मार्कर इस मार्कर की तरफ मोशन में नहीं आएगी। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। ओके, अब बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज। भाई चार्ज कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे या तो रिपल्सिव फोर्स लगेंगे। बच्चों ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, वो हमें 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट सेम में हमारे पास एक चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें हम इस फोर्स को एकदम डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। अब बच्चों देखो कि दो चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कब लगता है एंड दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव कब होगा एंड रिपल्सिव कब होगा। अब ध्यान से सुनना, टू लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड टू अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो दोनों एक दूसरे पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे वो नेचर में कैसे होंगे? रिपल्सिव फोर्स होंगे। इफ यू टॉक अबाउट टू नेगेटिव चार्जेस, अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस होंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर एक नेगेटिव और अगर एक पॉजिटिव होगा तो दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स लगाएंगे। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो नेचर में अट्रैक्टिव टाइप का भी है, रिपल्सिव टाइप का भी है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ
चार्ज। दोनों चार्ज कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। फिर से एक बार, टू like charge repel each other and to unlike charge attract each other। दोनों सेम चार्ज हो गए तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों पॉजिटिव रिपेल, दोनों नेगेटिव रिपेल। अगर दोनों अनलाइक चार्ज हो गए, अगर दोनों डिफरेंट चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स लगाएंगे। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। नाउ फोर्थ लास्ट एंड फाइनल फंडामेंटल फोर्स दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब बच्चों इसको ध्यान से सुनना है, ये थोड़ा डेंजर फोर्स है। यहां से भी हम देख सकते हैं न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग, तो उसका नाम ही स्ट्रॉन्ग है। सो ये फोर्स, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो सभी फंडामेंटल फोर्स से स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, मीन्स उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। किस पे एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? न्यूक्लियॉन्स पे ही एक्ट करता है। तो बच्चों अब आपको एक क्वेश्चन होगा, सर व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? सर न्यूक्लियॉन्स क्या है? तो बच्चों न्यूक्लियस में जो रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन हो गए, अगर हम पाकिस्तान में रहते होते तो हम पाकिस्तानी होते। सेम बच्चों, अगर जो फंडामेंटल चार्जेस, जो फंडामेंटल नॉट चार्जेस इट्स अ पार्टिकल्स, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं उन सभी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन ओनली न्यूक्लियॉन्स। तो बच्चों न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस में रहने वाला। न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो दो प्रोटॉन पे भी लग सकते हैं, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पे भी लगाएगा, एक प्रोटॉन दूसरे न्यूट्रॉन पे भी लगाएगा, और एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन पे भी लगाएगा। ओके, एंड ये जो फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। मीन्स, ध्यान से सुनना, मीन्स एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पे जितने मैग्नीट्यूड का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगाता है उतने ही मैग्नीट्यूड का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स एक न्यूट्रॉन एंड एक न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। मीन्स दो न्यूट्रॉन के बीच में सेम डिस्टेंस पे जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है उतने ही मैग्नीट्यूड का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दो प्रोटॉन पे एक्ट करता है और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पे एक्ट करता है। दूसरी बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। बच्चों भाई न्यूक्लियस में लगेगा तो वो बहुत कम रेंज का होगा, सो शॉर्ट रेंज फोर्स हो गया। उसकी रेंज क्या होगी? न्यूक्लियस में है तो उसकी रेंज होगी 10⁻⁻14 मीटर से लेके 10⁻⁻15 मीटर तक। और उसका नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मीन्स दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। और बच्चों ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसका नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव नेचर है। अब आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि सर अगर, ध्यान से सुनना, अगर ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है तो एक प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और दूसरा प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को तो अट्रैक्ट करते हैं, तो न्यूक्लियस तो ब्रेक होना चाहिए। न्यूक्लियस कैसा होना चाहिए? ब्रेक होके दो प्रोटॉन एक दूसरे से सेपरेट हो जाने चाहिए, बट ऐसा क्यों नहीं होता? तो उसका रीजन ये है कि दो प्रोटॉन एक दूसरे पे जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं जिसका नेचर रिपल्सिव है, उससे कहीं गुना ज़्यादा उन दोनों पे अट्रैक्टिव नेचर का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन एक दूसरे पे जो रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे कहीं गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से कंबाइन रहते हैं और एक दूसरे के साथ बाइंडिंग रहते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो भी शॉर्ट रेंज फोर्स है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथनेस ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्स की बात की जाए करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है और सबसे वीक फोर्स कौन सा है? तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीक फोर्स है एंड ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। पर बच्चों अगर हमें फोर फंडामेंटल फोर्स दिए जाए और हमें ऐसा कहा जाए अरेंज ऑल द फंडामेंटल फोर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथनेस, हमें स्ट्रेंथनेस को पॉइंट ऑफ व्यू लेके हमें अगर इस फोर फंडामेंटल फोर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले हम कौन सा फोर्स लेंगे, उसके बाद में कौन सा फोर्स लगे, उसके बाद में कौन सा लेंगे और फोर्थ वन कौन सा होगा। तो ध्यान से सुनना, अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो अगर हम इसको वन, उसकी स्ट्रेंथनेस को हम अगर वन दे दें, अगर हम उसकी स्ट्रेंथनेस को वन से इंडिकेट करें तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसकी स्ट्रेंथनेस क्या होगी इन कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसकी स्ट्रेंथ होगी 10⁻²। मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो कितना कम है, 10⁻² स्ट्रेंथ है उसकी। मीन्स इससे ये 10⁻² जितना मीन्स 100 टाइम्स वीक फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 100 टाइम वीक फोर्स है। अगर हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ है 10⁻13। मीन्स इन कंपेयर टू strong nuclear force the strengthness of weak nuclear force is 10⁻13। means strong nuclear force लगेगा उसको हम 10⁻13 से डिवाइड कर दे तो उस सबसे कम अमाउंट का जो मैग्नीट्यूड का जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा। सो इन कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज क्या है 10⁻13 जितनी। और हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है तो उसकी स्ट्रेंथ होगी 10⁻38 जितनी। कितनी? 10⁻38 जितनी। अब बच्चों देखो, अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कंपेयर करना हो तो हम कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, इसकी स्ट्रेंथ है 10⁻², ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ है 10⁻38। इफ वी कंपेयर electromagnetic force with gravitational force, so we can say that gravitational force is 10⁻36 times weak than electromagnetic force। ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से अप्रॉक्सीमेटली 10⁻36 टाइम्स वीक फोर्स होगा। ओके चलो, इफ वी अरेंज all these fundamental force in increasing order then we can write, यहाँ से हम लिखेंगे gravitational force is the weakest force among all the forces। तो सबसे weak force gravitational force है, उससे थोड़ा strong force ये weak nuclear force है। सो हम यहाँ से लिखेंगे
वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे थोड़ा और स्ट्रांग फोर्स है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो हम यहाँ से लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और सबसे स्ट्रांग फोर्स है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। सो हम यहाँ से लिखेंगे स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों आपको ये जो ऑर्डर है ये ध्यान में रखना है। दिस इज अ मोस्ट IMP इन फॉर 1 मार्क्स। ओके, सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी रेंज 10⁻38 इन कंपेयर टू स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों हम सभी फंडामेंटल फोर्स को ऐसे फंडामेंटल फोर्स के साथ कंपेयर करेंगे जिसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी। तो सबसे स्ट्रांग फोर्स कौन सा है? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। इन कंपेयर टू स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, इन तीनों फोर्स कितने वीक है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज है 10⁻38 जितनी। इफ यू टॉक अबाउट वीक न्यूक्लियर फोर्स, सो वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज है 10⁻13 जितनी। रेंज नहीं, उसकी स्ट्रेंथ। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ है 10⁻2 जितनी। एंड स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। ओके, now we will discuss the most important conservation law used in physics. First one is law of conservation of energy. तो बच्चों आपने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी लर्न किया है, बट हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है? द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज दैट the amount of total energy in the universe remain constant. यूनिवर्स में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी कैन नॉट बी और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट ओनली फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम यूनिवर्स में जो एनर्जी है उसको हम प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, डेट मीन्स हम एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते, और यूनिवर्स में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। सिर्फ एनर्जी की वन फॉर्म में से अनोदर फॉर्म में ट्रांसफर होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस मार्कर को इस हाइट से यहां से अगर मैं उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा के यहां पे ले जाऊंगा, तो ध्यान से सुनना, तो अगर मैं इस इनिशियल पॉइंट से अगर मैं इस मार्कर को रिलीज कर देता तो वो विथ द ग्राउंड कुछ फोर्स से हिट होती, और अगर मैं इसी मार्कर को फाइनल पोजीशन से रिलीज करूंगा तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगी और ग्राउंड से हिट करेंगी। तो ग्राउंड के साथ कुछ इनिशियल पोजीशन से हमने रिलीज किया और उसने इस मार्कर ने ग्राउंड पे जितना फोर्स लगाया उसकी कंपेयर में यहां से रिलीज करूंगा तो ज्यादा अमाउंट का फोर्स लगाएगी, बिकॉज यहाँ पे विद द ग्राउंड यहाँ से उसकी जो हाइट है उसकी कंपेयर में यहाँ पे हाइट ज्यादा है। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। और अगर मैं यहाँ से इस मार्कर को रिलीज करूँगा तो मार्कर मोशन में आ जाएगी और कुछ वेलोसिटी गेन करेगी, और उस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग वो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी गेन करेगी। तो बच्चों होगा क्या, यहाँ पे मार्कर की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, मीन्स यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो मार्कर में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी। जब मैं इस मार्कर को यहाँ से विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स जस्ट रिलीज करूँगा तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते,
एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एनर्जी सिर्फ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से अनोदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में सिर्फ कन्वर्ट होती है। मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। ओके, आई होप आपको ये बात माइंड में समझ आई होगी। सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले हम यहां से स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। ड्यूरिंग एनी प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, बच्चों यहां पे फोकस करना, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, द algebraic sum of the all charges always remain constant। मान लो बच्चों हमारे पास एक इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें बच्चों सिस्टम मीन्स बहुत सारे चार्ज है और बहुत सारे चार्ज एक जगह पे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ चार्जेस बोलेंगे। मान लो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है और वो सिस्टम ऑफ चार्जेस आइसोलेटेड होने के लिए अंदर का जो चार्ज है, सिस्टम के अंदर का जो चार्ज है, उसे सिस्टम के बाहर जाने की कोई परमिशन नहीं है, और सिस्टम के बाहर का जो कोई चार्ज है उसे सिस्टम में आने की कोई परमिशन नहीं है। तो बच्चों ऐसे सिस्टम ऑफ चार्ज को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम। अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के जो पेशेंट है उसको हम कहाँ पे शिफ्ट करते हैं? आइसोलेशन वार्ड में। ओके, सो वो हमसे कुछ आइसोलेटेड हो गए, वो हमारे साथ मिक्स नहीं हो सकते, हम उसके साथ मिक्स नहीं हो सकते। ओके, इन आइसोलेशन वार्ड। सो बच्चों यहाँ पे सेम कंसेप्ट है। हमारे पास एक ऐसी सिस्टम ऑफ चार्ज है, उसमें अंदर का चार्ज, सिस्टम के अंदर का चार्ज सिस्टम के बाहर नहीं जा सकता, और जो चार्ज ऑलरेडी सिस्टम के बाहर है वो सिस्टम के अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो ऐसे सिस्टम ऑफ चार्ज को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम। एक दूसरी बात बच्चों, ओनली वो ही ऑब्जेक्ट, वो ही थिंग सिस्टम के अंदर या तो बाहर आ जा कर सकती है। कैसी? जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, जिस पे इलेक्ट्रिक कोई भी चार्ज ना हो, ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई थिंग वो सिस्टम के बाहर जा सकती है और सिस्टम के अंदर अंदर आ सकती है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम। सो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम में से अंदर से कोई चार्ज बाहर नहीं जाएगा, बाहर से कोई चार्ज अंदर नहीं आएगा, सिर्फ वो ही ऑब्जेक्ट अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ सकते हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जो चार्जलेस है। तो अंदर का जो चार्ज है उसका जो अलजेब्रिक सम है वो ऑलवेज कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज क्या कहता है? ड्यूरिंग एनी प्रोसेस taking place in electrically isolated system, the algebraic sum of all the charges remain constant। ओके, चलो थर्ड देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों हमने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5 हमने सीखा, लॉज ऑफ मोशन। उसमें हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात की। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट हमें पता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी गिव्स द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। हमने बच्चों ऐसा देखा था, आपने अगर उस पर फोकस किया होगा तो हमने ऐसा देखा था कि अगर किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम दैट इज पी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं उस पर कुछ अमाउंट का फोर्स लग रहा है। हम कह सकते हैं उस पर कुछ अमाउंट का नेट फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट कुछ फोर्स लग रहा है। बच्चों हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, मीन्स देखो यहाँ पे इफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मीन्स
एफ नेट एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो। अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, अगर यहाँ की वैल्यू जीरो है, तो एफ नेट कब जीरो हो सकता है? अगर डेल्टा पी जीरो हो तो भी एफ नेट जीरो होगा, अगर डेल्टा टी जीरो है तब भी एफ नेट जीरो होगा। बट बच्चों डेल्टा टी नेवर बिकम जीरो, बिकॉज भाई टाइम तो चलता ही रहेगा, चेंज इन टाइम नेवर बिकम जीरो। तो बच्चों क्या जीरो होगा? जिसकी वजह से बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। यहाँ पे जीरो होगा मीन्स अगर ये जीरो होगा तब भी जीरो होगा, डेल्टा टी जीरो होगा तब भी जीरो होगा, बट डेल्टा टी तो कभी जीरो नहीं हो सकता। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा टी नेवर बिकम जीरो। सो क्या जीरो होगा? चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। चेंज इन मोमेंटम जीरो होने का मीनिंग क्या है? बिफोर प्रोसेस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल मोमेंटम थी वो ही थी या था, ओके व्हाट एवर, वो ही लीनियर मोमेंटम ऑब्जेक्ट का बिफोर प्रोसेस भी रहेगा। सो हम यहाँ से कह सकते हैं P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम है, सो हम यहाँ से कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ गिवन बॉडी रिमेन कांस्टेंट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या कहता है? अगर किसी बॉडी पे एक्ट करने वाला नेट फोर्स ही जीरो है तो वो बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। इफ द रिजल्टेंट फोर्स और वी कैन से नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द momentum of that is linear momentum of that body remain constant. This is a statement of law of conservation of linear momentum. And fourth and final, law of conservation of angular momentum. बच्चों जैसे कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से स्ट्रेट पाथ पे मोशन करती है, तब उसकी लीनियर मोशन के रिगार्डिंग उसका जो मोमेंटम होगा उसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। पर अगर बच्चों अगर कोई बॉडी एंगुलर मोशन करती है, दैट मीन्स रोटेशनल मोशन करती है, तब उसके रिलेटेड उसका जो मोमेंटम होगा उसको हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई बॉडी, मान लो अगर हमारे पास कोई सर्कल है तो हम यहाँ से सेंटर ऑफ सर्कल से ऑब्जर्व करते हैं कोई पार्टिकल अगर यहाँ पे है, कुछ टाइम के बाद वो पार्टिकल मोशन करता करता यहाँ पे जाता है। और अगर हम पार्टिकल की फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल अगर हम पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को देखें तो उन दोनों के ऑब्जर्वेशन लाइन के बीच में कुछ एंगल फॉर्म होता है। मीन्स कि उस पार्टिकल ने सर्कुलर पार्ट पे कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। तो बच्चों एंगुलर मोशन के रिलेटेड उसका जो भी मोमेंटम होगा उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। अब बच्चों आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, और अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क जीरो होगा। क्या जीरो होगा? नेट टॉर्क जीरो होगा। अब बच्चों ये टॉर्क क्या होता है? अगर हमें किसी बॉडी को मोशन में लाना है तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। पर बच्चों अगर हमें किसी बॉडी को एंगुलर मोशन कराना है, हम उसको घुमाना है, अगर हमारे पास कुछ है ऐसा, हाँ टायर है, तो अगर हमें टायर को घुमाना है तो बच्चों हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। बट घुमाने वाले जो फोर्स है, घुमाने वाला जो फोर्स है उसको हम क्या बोलेंगे? टॉर्क बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे एक फैन घूम रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो बच्चों उसको रोटेशनल, उसकी जो विंग है वो ऐसे रोटेशनल मोशन करती है, तो उसकी विंग पे फोर्स लगता है, बट वो फोर्स घुमाने वाला फोर्स है, तो घुमाने वाले फोर्स को हम टॉर्क बोलेंगे।
सो हाउ कैन वी डिफाइन, और हम कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको करना क्या है, सिंपल, यहाँ से फोर्स को हटा देना है, आपको टॉर्क को इंट्रोड्यूस करना है, और यहाँ से आप लीनियर की जगह पे एंगुलर रखोगे, तो यहाँ पे आप एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट लिख सकते हो। सो इफ द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, then the angular momentum of the given body remain conserved or remain constant. This is a statement of law of conservation of angular momentum. Okay, बच्चों, हमने आज 4 फंडामेंटल फोर्स देखे, that is a unification of forces देखे, और हमने law of conservation law frequently used in physics, जो frequently ऐसे कंजर्वेशन ऑफ लॉ, ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन देखे जो फ्रिक्वेंटली फिजिक्स में यूज होते रहते हैं। ओके, और ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो गया, आज ही शुरू हुआ, आज खत्म हो गया। ओके, थैंक यू।